हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सोल यात्रा। पिछले कुछ वीडियो में मैंने बात की थी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में कि कैसे हमारी सोच का फेरना हमें एंग्जाइटी में ले आता है। और ये सोच का फेर होता क्या है, यानी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता क्या है। तो जिस तरह से हमारी सोच होनी चाहिए ना, हम अब उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। अब हमारी मोस्टली जो थिंकिंग है वो नेगेटिव है और इसी की वजह से ना ब्रेन में ये नेगेटिव पैटर्न बनता रहता है और धीरे धीरे बॉडी में एंग्जाइटी आना शुरू हो जाती है। तो पहला मैंने डिस्टॉर्शन जो बात की थी वो थी ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में आई बटन में भी दे दूंगी। पहले आप उसको देखिए, पहले देखिए कि हमारी कौन सी सोच का फेर जो है ना हमें एंग्जाइटी में ला रहा है, क्योंकि हमें ये डिस्टॉर्शन जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस कॉग्निटिव प्रॉब्लम की वजह से ना एंग्जाइटी में है। तो आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नंबर 2 यानी ओवर जनरलाइजेशन। और ये ओवर जनरलाइजेशन होता क्या है? जनरलाइजेशन होता है कि हम किसी की सिचुएशन के साथ ना अपने आप को अटैच कर लेते हैं या हम उस सिचुएशन में खुद को महसूस करने लगते हैं कि ये सिचुएशन हमारे साथ ही हो रही है। तो इसी को कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन वो होती है कि जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हमारे अंदर सबसे पहले क्या क्वेश्चंस आने लगते हैं कि भाई वो इंसान ठीक है कि नहीं है, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, उसको कोई तकलीफ तो नहीं हुई या उसे चोट लगी तो कहाँ लगी, और ये एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ। हम ये सब क्यों जानना चाहते हैं? हम जाके उस इंसान को ठीक तो कर नहीं सकते। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो गलती उसने की है ना वो गलती अब हम ना करें। यानी कि अगर हम अब सड़क पे निकले तो हमारी नॉट टू डू लिस्ट में एक चीज़ ऐड हो गई कि ये गलती करने से एक्सीडेंट हो सकता है या दूसरे की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं अपने सेफ्टी के लिए कि वो एक्सीडेंट हुआ कैसे। पर ये जनरलाइजेशन हम सबके साथ करते हैं। कोई बीमार होता है या किसी को किसी तरह की तकलीफ होती है तो हम उससे ना रिलेट करने लगते हैं कहीं हमें ना हो जाए या ये तकलीफ हमें भी हो सकती है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। ये नॉर्मली हर कोई जनरलाइज करता है, तो इसी को जनरलाइजेशन कहते हैं। बट ओवर जनरलाइजेशन क्या होता है कि अब आप उस सिचुएशन के साथ ना बिल्कुल अटैच हो गए। अब आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन आप ही के साथ हुई है, यानी वो एक्सीडेंट अभी किसी और के साथ हुआ था, अब आपको लगने लगा है कि अगर आप सड़क पे जाएंगे तो ये एक्सीडेंट आपके साथ हो ही जाएगा। यानी कि जो चीज़ नहीं हुई अब उसको हमने पूरी तरह से पक्का समझ लिया है कि ये तो हो ही जाएगी। अब इसकी वजह से ना हम सड़क पे जाना बंद कर देंगे या गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। तो इसे कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। तो कैसे पता चले कि हम किसी सिचुएशन को ओवर जनरलाइज कर रहे हैं? इसके लिए ना आप ये देखिए कि अगर किसी की सिचुएशन आपकी लाइफ को इफेक्ट नहीं कर रही, यानी आपने उससे एक शिक्षा ली या आपने उससे एक पॉइंट लिया कि भैया मुझे अब ये नहीं करना है, पर उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आराम से चल रही है, वैसे ही चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। वो सिचुएशन आपके साथ नहीं हुई है, किसी और के साथ हुई है। वो एक्सीडेंट किसी और के साथ हुआ है, वो बीमारी किसी और के साथ हुई है, पर अब आपको लगने लगा ना ये तो मेरे साथ हो ही जाएगा। अब उसकी वजह से ना आपकी लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो गई है। अब आप बाहर जाने में डरने लगे हैं या पर्टिकुलर जो बीमारी है उसको लेके डरने लगे हैं और आपकी लाइफ में बहुत एंग्जाइटी, घबराहट शुरू हो चुकी है। तो इसे कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। तो अब हम एक और एग्जांपल से जानते हैं कि ओवर जनरलाइजेशन हमारे अंदर बस कैसे जाती है, यानी ये हमारे अंदर डर की तरह कैसे बैठ जाती है। चलिए इसको इस तरह से इमेजिन करते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया है। आप उससे मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, आप देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। आप उसके परिवार से जानते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी गलती थी और क्या क्या हुआ। परिवार वाले बताते हैं कि ये तो आराम से जा रहा था, एक ट्रक वाले ने आके टक्कर मार दी तो उसकी वजह से इसकी गाड़ी नुकसान हो गया, इसको इतना ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया। तो आप अब उस चीज़ को ना इमेजिन करने लगते हैं कि वो इंसान ना वो आप खुद हैं और ये सब आपके साथ हुआ है। और वो हादसा आपको इतना अंदर तक डरा देता है कि अब ना आप जब भी बाहर गाड़ी चलाएंगे तो आप बहुत सतर्क होकर चलाएंगे कि कोई ट्रक वाला मुझे मार के ना चला जाए, या ट्रक अगर सामने से जा रहा होगा तो आप और ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। पर धीरे धीरे ये अलर्टनेस ना आपके अंदर डर बिठा देगी। शुरू में तो हमें लगेगा कि हम बहुत अलर्ट हैं, पर धीरे धीरे यही चीज़ ना
डर की तरह हमारे दिल में बैठ जाएगी और धीरे धीरे हम गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, क्योंकि पूरा वक्त यही डर सताता रहेगा कि कोई मेरा एक्सीडेंट ना कर दे और उसकी वजह से मुझे भी वही ना हो जाए जो उस इंसान को हुआ था। तो इसे ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। किसी भी चीज़ का ना निष्कर्ष निकाल लेना, चाहे वो फैक्ट सही है या नहीं है, या उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, या उनकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, पर हमने उसे 100% सच मान लिया है, वो हादसा अपने से रिलेट कर लिया है। इसलिए ना अब ये ओवर जनरलाइजेशन की वजह से हमें एंग्जाइटी होना शुरू हो गई है। अब इसी तरह के ना जाने हमारे पास कितने एग्जाम्पल्स होंगे, जिनमें कई एग्जाम्पल तो आपने कोविड में भी देख लिए होंगे कि लोग सैनिटाइजर को एकदम पानी की तरह यूज़ करने लग गए। कोविड चला भी गया, फिर भी लोगों के अंदर से वो डर नहीं गया। उन्होंने अभी भी वही प्रिकॉशन यूज़ करना शुरू रखा जो वो कोविड के टाइम पे करते थे। अभी भी घर से कम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि ताकि उन्हें कोविड ना हो जाए। प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 की है, या तो होगा या तो वो नहीं होगा। और जिनको ये एंग्जाइटी इस वजह से होती है ना, वो उसको 100% समझते हैं कि ये तो होगा ही होगा, इसीलिए वो उस डर के साथ जीवन जीना शुरू कर देते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ना बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये डर होता है कि उनकी डेथ ना हार्ट अटैक से हो जाएगी, और इसकी वजह क्या हो सकती है? या तो उन्होंने अपने किसी करीबी को बहुत यंग एज में हार्ट अटैक की वजह से जाते हुए देखा है, या उनके घर में हार्ट अटैक की हिस्ट्री चली आ रही है, पर उनका डर वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि अगर गैस की वजह से भी हार्ट में पेन हो रहा हो या पैल्पिटेशन शुरू हो जाए, तो उन्हें लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है, और जिसकी वजह से उनकी एंग्जाइटी पैनिक हो जाती है और ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ने लगती है और ज़्यादा पसीना आने लगता है। वो सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं जो हार्ट अटैक में आता है। तो इसे कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। आप इसको इस तरह से समझिए कि जब दूसरे की सिचुएशन हमारे अंदर डर बिठा दे, तो इसका मतलब है कि हमने उस सिचुएशन को ना 100% सच समझ के जीना शुरू कर दिया है। क्योंकि जनरलाइजेशन क्या होता है कि जब हमें लगता है कि ये हमारे साथ भी हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी क्या रहती है हमेशा हर चीज़ में 50-50। ये आपके ऊपर है कि आप इस 50 को, यानी कि ये मेरे साथ हो सकता है, या इस 50 को कि ये मेरे साथ नहीं होगा, ये सबके साथ नहीं होता, इसको पकड़ के चलते हैं, या हो सकता है इसको पकड़ के चलते हैं। हमारे ब्रेन की वायरिंग ना ऐसी हो रखी है कि वो नेगेटिव चीज़ें ही पकड़ता है, पॉजिटिव को अपनाने में ना उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। तो आज जो हम बात करेंगे ओवर जनरलाइजेशन के लिए, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी एंग्जाइटी के इस डिस्टॉर्शन को पहचान सकते हैं, कैसे इसको अपने आप ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हम हर जगह हर किसी से ये पूछ रहे होते हैं कि कैसे एंग्जाइटी ठीक होगी, मैं क्या करूँ, हम क्या दवाई लूँ, कैसा खाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या एक्सरसाइज करूँ, हम ये सब पूछ रहे होते हैं। हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट आपको बताने की कोशिश करता है, पर ये काम करता कौन है? इसका एक्शन कौन लेता है? वो सब लोग नहीं लेते। उसका एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पूछने से, बैठने से, अपनी एंग्जाइटी के बारे में बात करने से एंग्जाइटी ठीक नहीं होती। उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। और हमारी जो गलती रह जाती है ना, वो क्या रह जाती है कि हम अपनी घबराहट के बारे में सबसे बात करते हैं, सबको बताते हैं कि ये चीज़ चल रही है, पर खुद से पूछे कि हम इस पे एक्शन कितना लेते हैं। क्या हम CBT की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या हम वो सब कर रहे हैं जो डॉक्टर ने हमें बताया है, या जो हम वीडियोस में देख रहे हैं? क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे ना, आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा। इन दी एंड आपकी जादू की छड़ी सिर्फ आपके हाथ में है। जिसको आप घुमाएंगे, इस पे एक्शन लेंगे ना, तब ये काम करना शुरू करेगी। चलिए, हमें ये तो पता चल गया कि ओवर जनरलाइजेशन होता क्या है। इसको एक बार और समझ लेते हैं कि ओवर जनरलाइजेशन का मतलब होता है ओवर एस्टिमेशन, यानी हर चीज़ का ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देना, या कुछ तथ्यों के हिसाब से, यानी कुछ फैक्ट्स हैं पर जिनके हिसाब पर हमने अपना निष्कर्ष निकाल लिया कि ये तो होता ही है, तो इसे कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। और आज हम फिर से उसी CBT के चार्ट के ऊपर बात करेंगे जो हमने पहले की थी, कि ABC हमने जो बनाया था कि हम क्या ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं और हमें उन्हें कैसे चेंज करना है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी ना आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये तो बात हुई
एक डिस्टॉर्शन के बारे में कि हमारी सोच की फिर कहाँ पे जाके अटक गई है, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके सॉल्यूशन के लिए ना पहला एक काम कीजिए कि अपने विचारों को चैलेंज दीजिए, कि यानी आप अपना जो सोच रहे हैं उसको चैलेंज कीजिए कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ या इसके भी और प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं जो मैं नहीं देख रहा हूँ। तो हम कैसे चैलेंज दे सकते हैं अपने थॉट्स को? पहला, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि मैं ही हर बात में सही हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, और अगर दूसरा उसकी बात को समझ नहीं पा रहा, उसके साथ अग्री नहीं कर पा रहा, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है मैं तो इनके भले के लिए कर रहा हूँ, अगर ये नहीं समझना चाहते तो मुझे क्या। तो ये जो गुस्सा आ रहा है ना अपनी बात समझाने के लिए, इस पे चैलेंज दीजिए कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों चाह रहा हूँ कि ये इंसान ना मेरी बात समझे। फिर अगर दूसरी तरीके से हम इस तरह से चैलेंज कर सकते हैं कि हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को देखना होगा, बहुत ज़्यादा उसके लिए अवेयर होना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ किस परिस्थिति में ना नेगेटिव थॉट सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। अब जैसे देखिए कि कई लोग होते हैं कि किसी को फिजिकली देखते हैं तो वो इमीडिएट उनके अंदर कमियां निकालने लगते हैं कि यार ये तो बहुत मोटा है, तो बहुत पतला है, इसकी स्किन का कलर देखो, इसकी नाक देखो, आंखें देखो, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे खा रहा है। ये सारी चीज़ें ना नेगेटिव थॉट्स में ही आती है कि द मिनट हम किसी से मिले हमें लगता है ये तो हमारा हक है, हमें उसे जज करना है। ये जजमेंट जैसे ही आती है, और वो भी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, हम उसकी कमियां निकाल रहे हैं। अलर्ट हो जाइए कि ये सबसे पहला नेगेटिव थॉट है जिसको हमें चेंज करना है। और वो कैसे चेंज करना है? वो हमें करना है कि जब भी हम किसी से मिले तो हमें अपने दिमाग में ये सोच के रखना है कि मुझे किसी की नेगेटिव चीज़ें नहीं देखनी है, मुझे उसमें एक अच्छाई ढूंढनी है और उसी के ऊपर फोकस करना है। और तीसरा पॉइंट है अपने विचारों को चैलेंज देने का। तो आप एक सेंटेंस मोस्टली लोगों से सुनते होंगे कि किसी को मेरी बात ही नहीं समझ आती, मैं जो बोलता हूँ, जो समझाता हूँ ना, किसी को समझ ही नहीं आती, कोई मुझे फॉलो भी नहीं करता और सब ना मेरे खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे कि 10 लोग एक इंसान को नहीं समझ पा रहे? तो इसका मतलब है कि वो जो इंसान है वो कहीं पे एक ऐसी चूक कर रहा है जिसकी वजह से वो 10 लोगों को अपने थॉट्स नहीं समझा पा रहा है, या अपना जो भी उसने बनाया है या समझाने की कोशिश कर रहा है वो बता नहीं पा रहा। तब अपने विचार को चैलेंज दीजिए कि यहाँ कमी हो सकता है मुझी में है। वो 10 लोग एक साथ एक ही चीज़ नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब है कि मेरे विचारों में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे उसको रेक्टिफाई करना है, मुझे उसे चैलेंज देना है। और पॉइंट 4, अगर आपको लगता है कि आप एकदम सही बात कर रहे हैं और लोगों को नहीं समझ आ रही, तो आप ना उसको इस तरह से देखिए कि आप जो बात कह रहे हैं या अपनी बात को रख रहे हैं, उस बात से आप कितने खुश हैं, आप उस बात के लिए कितने कॉन्फिडेंट है कि ये 10 लोग नहीं भी मानते, मैं अकेले ये काम कर लूँगा और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। या आप उस बात को लेके इतना ज़्यादा पॉजेसिव हैं, इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा आपके अंदर उसको लेके एंगर है कि मैं तो मनवा के ही रहूँगा, कि आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, आप खुद परेशान रहते हैं उस विचार की वजह से। तो इसका मतलब है कि वो विचार चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप खुश हैं तब तो उसको चैलेंज मत दीजिए, पर अगर आप अपने ही विचार से खुश नहीं हैं, अपनी ही थिंकिंग से खुश नहीं हैं, तो डेफिनेटली उसको चैलेंज दीजिए और उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। अब ये सीबीटी क्विज ना, आप एक पेपर पेन निकाल लीजिए और इसमें लिख लीजिए जो मैं क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ। फिर इन क्वेश्चन के जो जेन्युइन आंसर आपके दिमाग में उसी समय आते हैं ना, उसको एक अलग कॉलम में लिख लीजिए। फिर हम उसको चैलेंज करेंगे कि क्या ये थॉट मेरे लिए ठीक है या इसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो पहला तो हमने बात कर ली थी चैलेंज योर थॉट्स, तो इनको हमने चैलेंज कैसे करना है वो भी सीख लिया था। अब दूसरा है, एम आई फॉलिंग इनटू अ थिंकिंग ट्रैप? क्या मतलब है इसका? क्या मैं अपने थिंकिंग के जाल में, यानी अपने सोच के जाल में फंस तो नहीं रहा हूँ? और वो कैसे होता है कि हम किसी चीज़ को लेके घंटों सोचे जा रहे हैं। मोस्टली जो ये काम कर रहा होता है ना ओवर थिंकिंग का, उसे पता चल जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। वो कैसे पता चलता है? जब आप ना सोचते सोचते थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और आपकी बॉडी खुद बता देती है कि तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, अब तुम सो जाओ।
जब आपको नींद आने लग जाए या आपको उबासी आने लग जाए ना, तो समझ लो कि आपने कुछ फिजिकल काम तो किया नहीं है, ये मेंटल एक्सॉशन होनी शुरू हो गई है, जो कि ओवरथिंक की वजह से है। तो आपको ये देखना है कि कहीं मैं ओवरथिंक के ट्रैप में तो नहीं फंसा हुआ हूँ, और मैं क्या ओवरथिंक कर रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको चार्ट बोला ना, वो ज़रूर बनाइए, ताकि आपको पता चले कि इस डेट पे मुझे इन सिचुएशंस में ये थिंकिंग होती है। यानी मैं इस सिचुएशन में अब पुरानी थिंकिंग नहीं सोचूंगा, यानी जो नेगेटिव थी वो नहीं सोचूंगा, अब मैं नई थिंकिंग को अपनाऊंगा और उसकी प्रैक्टिस करूंगा। और तीसरा है, हैव आई कंफ्यूज्ड अ थॉट विद अ फैक्ट। इसका मतलब आप इस तरह से समझिए कि मैं जो सोच रहा हूं, क्या वो सही है, या मैं सिर्फ सोच के ही उसको रियलिटी बना रहा हूं। ऐसा हुआ नहीं है, बट मैं अपने आप सोचा जा रहा हूं कि ये हो चुका है। तो इसके बारे में भी नोट बना लीजिए। अब फोर्थ है, एम आई 100% श्योर दिस विल हैपन। क्या मैं 100% श्योर हूं कि ये मेरे साथ हो ही जाएगा? अगर नहीं है तो कॉलम में नहीं लिखिए, और अगर पूरा आपको विश्वास है कि ये तो मेरे साथ होना ही है, तो आप कॉलम में लिखिए ये तो होके ही रहेगा। और अब फिफ्थ है, हाउ मेनी टाइम्स हैज इट हैपेंड बिफोर। कितनी बार मेरी जिंदगी में ये हो चुका है। अगर वो नहीं हुआ है, सिर्फ आपकी सोच में है, तो 0 लिखिएगा कॉलम में। और अगर हुआ है तो वो लिख दीजिए कि हाँ, मैंने 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ये मेरे साथ हो चुका है। इससे ना हम अपने उन नेगेटिव विचारों को जान पाएंगे, जिनकी वजह से हमारी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है और जिन्हें हम सच समझने लगे हैं। तो आंसर आपको ना खुद मिल जाएगा, और आपको पता चलेगा कि आप किस तरह बेवजह चीज़ों से डर रहे हैं या उन्हें ओवर जनरलाइज कर रहे हैं। और सिक्स्थ है, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन। यानी कि अगर ये चीज़ हो भी जाती है तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट क्या होगा। सबसे ज़्यादा वर्स्ट हम किसे समझते हैं? मृत्यु को, पर जो कि वो रियलिटी है, उससे हमें बहुत डर लगता है। हमें लगता है कि हम उम्र भर जिएंगे और ऐसे ही जिएंगे। पर अगर हम अपना वर्स्ट सोच ले उस सिचुएशन में कि ज़्यादा ज़्यादा ये हो जाएगा या ज़्यादा ज़्यादा ये हो जाएगा, तो सिचुएशन को एनालाइज करने में और अपनी थिंकिंग को एनालाइज करना ना आसान हो जाएगा। और सेवेंथ है, इफ़ इट इज़ हैपेंड बिफोर, व्हाट वाज माय रिएक्शन। मेरा क्या रिएक्शन था? अगर ये चीज़ पहले मेरे साथ हो चुकी है तो मैं उससे कैसे उभरा था। तो अगर आपको पहले से ही पता है कि मैंने इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल किया या मेरा ये रिएक्शन था, तो आपको तो वैसे भी ओवर जनरलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी आप उसमें से निकल चुके हैं एक बार, और आगे भी निकल जाएंगे। तो ये ना पैनिक नहीं देगा, ये एंग्जाइटी नहीं देगा, ये कॉन्फिडेंस देगा कि मैं तो पहले भी निकल गया हूँ, आगे भी निकल जाऊंगा। तो हमें सिर्फ अपने थॉट्स को ही चैलेंज करना है कि हम उस सिचुएशन में क्या थॉट लेके आते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। और एट्थ है, इज दिस फीलिंग बेस्ड ऑन माई राइट नाउ थिंकिंग और इट इज रियलिटी। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे अंदर फीलिंग आ रही है किसी चीज़ को लेके, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ या मैं इतना श्योर हूँ कि ये तो होना ही है, तो वो जो फीलिंग इस समय मेरे अंदर हो रही है एंग्जाइटी की, वो मेरी इस समय की फीलिंग के ऊपर बेस है, जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, या वो रियलिटी ही है। यानी कि आपको पता है कि एक घर में एक डॉग है जो सबको काट लेता है। अब आप जानबूझकर उस घर में नहीं घुसेंगे, क्योंकि आपको पता है ये तो फैक्ट है, वो सबके ऊपर अटैक करता है, ओनर्स तक परेशान है। पर जब आपको पता ही नहीं है कि उस घर में डॉग है भी कि नहीं, सिर्फ नेम प्लेट लगाया हुआ है, तब आप क्या करेंगे? आप पूछेंगे कि भाई आपके घर में डॉग तो नहीं है, मैं अंदर आऊं या काटता तो नहीं है। ये प्रोबेबिलिटीज हमें हमेशा सोचनी होती है कि क्या हम उस सिचुएशन को उसी समय की फीलिंग पे जज कर रहे हैं या वो रियलिटी है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि नहीं, ये तो मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, ये रियलिटी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है, ये सिर्फ मेरे मन का वहम है और मेरे मन की सोच है। तो ये तो था मेरा आज का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के ऊपर एक और वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग के ऊपर, इस वीडियो में हमने बात की है ओवर जनरलाइजेशन के ऊपर।
तो आई होप आप इसके साथ रिलेट भी कर पाए होंगे, आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल गया होगा और आपको सॉल्यूशन भी मिल गया होगा कि आपको कैसे अपनी एंग्जाइटी को दूर रखना है। तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, जो मैंने आपको बात बताई है कैसे करना है उसे अपने जीवन में अपना लीजिए। थोड़े ही समय में आप पाएंगे कि आपकी थिंकिंग कितनी पॉजिटिव हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होना शुरू हो जाएंगे और ये एंग्जाइटी ना धीरे धीरे जीवन से चली जाएगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले CBT के वीडियोस ना आपसे मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को जितनों को हो सके ना शेयर कीजिए, अपनों को शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। न जाने कितने लोग हैं जो इस घबराहट यानी एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं पर वो किसी से बात नहीं करते हैं। तो इन वीडियोस की वजह से अगर उनकी कोई हेल्प हो सकती है ना तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। और ये जो अपना छोटा सा कम्युनिटी हम बना रहे हैं एंग्जाइटी से रिलेटेड ना, अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं या आपकी एंग्जाइटी से रिलेटेड कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं या आपने खुद किया जिसकी वजह से आप एंग्जाइटी से निकल पाए हैं ना, तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इस कमेंट बॉक्स में अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं नहीं भी आपको आंसर कर रही तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तकलीफ़ से गुजरे हैं और उससे बाहर भी निकले हैं, तो वो आपको सोल्यूशन दे देंगे। तो इस कम्युनिटी को ना और बढ़ाइए और स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि ना ये जो एंग्जाइटी है ना हम सबके जीवन से चली जाए। तो अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।